नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष चंद्र पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। एमए थर्ड सेमेस्टर के राजनीतिक भूगोल प्रश्न पत्र में पिछले वीडियो में हमने बात की थी सीमांत और सीमाओं दोनों की परिभाषा और इन दोनों की तुलना। सीमांत क्या है, सीमाएं क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीमाएं हैं तो सीमाओं के विकास के कौन कौन से सोपान हैं या सीमाएं कैसे निर्धारित की जाती है, इनकी क्या अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी देश हो, उसकी सीमा का निर्धारण सरलता से नहीं हो सकता, अपितु उसमें अनेक समझौते करने पड़ते हैं, अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं और अनेक समझौते विवाद के पश्चात ही उस क्षेत्र की सीमा का निर्धारण होता है। यहाँ तक कि अनेक बार तो सीमा निर्धारण में क्या युद्ध भी हो जाते हैं। सीमाओं के निर्धारण में भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक अनेक तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है कि किसी दो क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण कर रहे हैं तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, वहाँ पर किस तरह की संस्कृति के, धर्म के लोग हैं, इन सब का ध्यान रखा जाता है। अतः राजनीति भूगोल में सीमाओं के विकास का क्रम बहुत महत्व रखता है। अब विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार सीमाओं के विकास की कई अवस्थाएं बताई हैं। जैसे ब्रिंघम महोदय ने 1917 में सीमाओं के विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले आदिम, ट्राइबल, दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है सक्रांति यानी ट्रांजिशनल, और तीसरी इन्होंने बताई है आदर्श यानी आइडियल स्थिति। इस तरह से ब्रिंघम महोदय ने सीमाओं के विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। जो आदिम अवस्था है सीमाओं के विकास की, तो आदिम सीमा परिभाषित नहीं होती, वह एक प्रकार का सीमांत होता है, यानी 2 राज्यों के बीच का जो क्षेत्र है उसी को वो आदिम अवस्था मानते हैं। इसमें सीमा का निर्धारण ही नहीं होता, यानी आदिम सीमा परिभाषित नहीं होती, यह एक प्रकार का सीमांत ही होता है। और सीमा की सक्रांति दशा उस समय होती है जब सीमा का पूर्ण निर्धारण नहीं होता तथा दोनों ओर की शक्तियाँ अपना प्रभाव डालती है। यानी आदिम अवस्था में सीमा का परिभाषित नहीं होती, और जो सक्रांति की स्थिति है उसमें ये होती है कि सीमा का निर्धारण तो नहीं होता, लेकिन जो बीच वाला जो क्षेत्र है उस पर दोनों ओर की शक्तियाँ अपना प्रभाव डालती है, और फिर अंत में एक आदर्श दशा में सीमा निश्चित हो जाती है और वातावरण का अंग बन जाती है। इस प्रकार ब्रिंघम ने आदिम, सक्रांति और आदर्श 3 दशाएं बताई। देखो, आदिम तो क्या है, इसमें आदिम में सीमा को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है, सीमांत होता है उस समय। फिर धीरे धीरे इस सीमांत पर यानी इस क्षेत्र पर दोनों तरफ ट्रांजिशन जो क्षेत्र है, ये भी दूसरी अवस्था ट्रांजिशन। सक्रांति में दोनों तरफ के जो क्षेत्र के लोग हैं, दोनों तरफ के जो शासक हैं, राज्य सरकार हैं, उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती है, और अंत में क्या होता है, सीमा का निर्धारण हो जाता है। वास्तविक रूप में सीमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सीमा निश्चित हो जाती है और यह आदर्श स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार लेप्रेडेली ने 1928 में सीमा विकास के 3 स्तर बताए। योजना बनाओ सबसे पहले, उसके बाद डिसीजन लो, निर्णय करो, और फिर क्रियान्वयन। ये लेप्रेडेली, यानी कि हमें किसी 2 क्षेत्रों के मध्य, 2 राज्यों के मध्य सीमा बनानी है तो उसकी क्या बनाओ, एक योजना बनाओ, उसकी प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, फिर योजना के अनुसार क्या लो, डिसीजन लो, और जो डिसीजन ले लिया फिर उसको क्रियान्वयन करो, उसको लागू करो। तो ये कौन कह रहा है, लेप्रेडेली। इसी प्रकार
प्रोफेसर जोन्स ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, आपको दिख रही होंगी। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। निश्चय, एलोकेशन, निर्धारण, डिलिमिटेशन, अंकन, डिमार्केशन और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह प्रोफेसर जोन्स ने कितनी अवस्था बताई है? 4। यानी सबसे पहले तो निश्चय करो, यानी उस क्षेत्र का जो उसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति थी उसको ध्यान से देखो और फिर आप क्या करो, उसको निश्चय करो। निश्चय करने के बाद में उसका निर्धारण करो, यानी जो आपने निश्चय किया है, जो आपने उसकी भौगोलिक सांस्कृतिक तत्व आदि को देखा है ना, और फिर उसका निर्धारण आप एक कागज़ पर लिखित, क्योंकि मौखिक तो होगा ही नहीं, लिखित रूप में उसका निर्धारण करें कि हमें कहाँ कहाँ की सीमा करनी है, उसको लिखित पेपर पर परिभाषित करो। उसके बाद में उसका अंकन, वास्तविक रूप में उसका अंकन करो, यानी कांटे की तार बांधकर, दीवार खींचकर, किसी भी तरह से उसका अंकन होना चाहिए। फिर उसका नियमन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। अब हम अनेक विद्वानों ने, जैसे ब्रिंघम ने 3 बताई, लेप्रेडेली ने 3 बताई, प्रोफेसर जोन्स ने 4 अवस्थाएं बताई। अब हम सामान्य रूप से अगर सीमाओं के निर्धारण की बात करें तो हमें देखते हैं कि सामान्यतः सीमा विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? 3 अवस्थाएं, और इनका क्रम भी याद रखना आपको। निश्चय, निर्धारण और अंकन। निश्चय अलोकेशन, निर्धारण डिलिमिटेशन और अंकन डिमार्केशन। अब इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं, ये क्या है। देखो, सबसे पहले सीमा बनने से पहले वो क्षेत्र सीमांत होता है। सीमा का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? सीमांत होता है। तो सर्वप्रथम जो सीमांत प्रदेश है, तो सीमांत प्रदेश में सीमा के निश्चित करने हेतु, निश्चय करने हेतु, एलोकेशन हेतु अनेक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों आदि का ध्यान रखा जाता है ना। कि किसी 2 क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारण कर रहे हैं तो उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों का ध्यान रखा जाता है। और जिन क्षेत्रों के संबंध में ज्ञान नहीं होता वहाँ सीमा ज्ञात बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा के रूप में या प्राकृतिक तत्वों के आधार पर अंकित कर दी जाती है। जैसे कि अंगोला और दक्षिण अफ्रीका के मध्य 1886 में पुर्तगीज और जर्मन ने की थी। किंतु कई बार क्या होता है कि जब भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों का ध्यान नहीं रख पाते तो वास्तविक धरातल से ये सीमाएं समानता नहीं रख पाती और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। जैसे चिली अर्जेंटीना की सीमा या अलास्का कनाडा की सीमा में हुआ है। अतः सीमा निश्चित करने से पूर्व सीमा कमीशन के सदस्यों द्वारा क्षेत्र की पूर्ण जानकारी कर लेना आवश्यक है। ये क्या है? निश्चय है। निश्चय में क्या आता है कि जो भी सीमा कमीशन के लोग हैं, सदस्य हैं, वो सीमा का निर्धारण करने से पहले उस क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों को ध्यान में रखे, उसकी पूरी जानकारी कर ले। ये तो है निश्चय। अब है निर्धारण, डिलिमिटेशन। जो हमने निश्चय किया है, ये निर्धारण है जो एक प्रमुख अवस्था है, क्योंकि जो हमने निश्चय किया है उस सीमा रेखा को संधि या अन्य प्रकार से निर्धारण तथा लिखित या मौखिक रूप से परिभाषित करना निर्धारण कहलाता है। जो हमने निश्चय किया है, सीमा कमीशन के सदस्यों ने जो उसका औपचारिक निरीक्षण किया है और फिर उसने जो भी उसका निश्चय किया है उसको किसी दस्तावेज के द्वारा लिखित रूप में उसको परिभाषित करे, ये क्या कहलाएगा? निर्धारण कहलाएगा। अगर उसको निर्धारण नहीं करोगे, निश्चित दस्तावेज में उसको परिभाषित नहीं करोगे तो बाद में क्या होगी? गड़बड़ होगी और बाद में एक समस्याओं का कारण होगा, युद्ध का कारण होगा। तो सीमा निर्धारण अत्यधिक प्रमुख अवस्था है,
क्योंकि इसी को लेकर कालांतर में अनेक विवाद होते हैं। सीमा निर्धारण के संबंध में मैकमोहन ने लिखा है कि सीमा रेखा का संधि अथवा अन्य प्रकार से निर्धारण तथा लिखित या मौखिक रूप से परिभाषित करना ही सीमा निर्धारण कहलाता है। इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की अत्यधिक महत्ता है। तो हमें सीमा निर्धारण को एक निश्चित दस्तावेज के द्वारा अंकित कर लेनी चाहिए, परिभाषित कर लेनी चाहिए, और दोनों तरफ के जो लोग हैं उनके हस्ताक्षर भी करवा लेने चाहिए, जिससे भविष्य में वो अपनी बात से मुकरे नहीं और सीमा संबंधी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो। देखो, सीमा निर्धारण की प्रक्रिया के दो स्वरूप होते हैं। प्रथम, जिसमें सीमा की पूर्ण व्याख्या होती है तथा सर्वेक्षणकर्ता उसी के अनुरूप कार्य करता है, और दूसरा, सर्वेक्षणकर्ता क्षेत्रीय परिस्थितियों के विकास के कारण तथा कुछ सामंजस्य करने में स्वतंत्र होता है। इस तरह से सीमा निर्धारण की 3 विधियां अपनाई जाती है। प्रथम में सही रूप में अंश तथा दूरी के आधार पर व्याख्या के अनुरूप निर्धारण किया जाता। ठीक है, इसमें प्रमुख घुमाव वाले बिंदुओं को स्पष्टता से व्यक्त किया जाता है। द्वितीय के अंतर्गत प्रमुख बिंदुओं जिनसे होकर सीमा गुजरती है का वर्णन होता है कि कौन कौन से बिंदुओं से होकर सीमा खींचेगी। तृतीय विधि में सीमा किसी रेखात्मक दृश्य, जैसे सड़क, कोई बीच में सड़क जा रही है, किसी बीच में नदी जा रही है, पर्वत, शिखर आदि के आधार पर होती है। यदि सीमा का निर्धारण समुचित रूप में हो जाता है तो सीमा विवाद नहीं होते। तो हमें यह देख लेना चाहिए कि जो सीमा का निश्चय किया है उसका निर्धारण भी उसी प्रकार ठीक ढंग से होना चाहिए। प्रमुख बिंदु है तो कौन कौन से बिंदु है उनको नोट कर लेना चाहिए कि जो सीमा है रेखात्मक प्रकृति की है तो किसके द्वारा निर्धारित की गई है, किसी पर्वत के द्वारा निर्धारित है, नदी के द्वारा है, सड़क के द्वारा है, कोई शिखर के द्वारा है। अगर सीमा का सही रूप से निर्धारण हो जाए तो फिर बाद में समस्या उत्पन्न नहीं होती। अंकन करना, डिमार्केशन। अंकन से तात्पर्य है वर्णित सीमा का, यानी जो सीमा का निर्धारण आप लिखित दस्तावेज में कर रहे हैं तो वर्णित सीमा का वास्तविक रूप में अंकन करना जिसको देखा जा सके, जैसे स्तंभ लगाकर या कांटेदार तार लगाकर या दीवार करके या अन्य साधन के द्वारा, जिसका अंकन कहलाता है। यानी जो सीमा हमने निर्धारित कर ली उसका वास्तव रूप में क्रियान्वयन करना ही क्या कहलाता है, अंकन कहलाता है। कि हमने मान लिया कि इन बिंदुओं के बीच में 2 देशों की सीमा है, अब उन बिंदुओं के ऊपर आप या तो स्तंभ लगा दो या तार बांध दो या दीवार खींच दो, एक्चुअल में वास्तविक रूप में उसका डिमार्केशन कीजिए, अंकन करो। तो देखो, अंकन से तात्पर्य वर्णित सीमा का वास्तविक रूप में अंकन करना जिसको देखा जा सके, जैसे स्तंभ लगाकर या कांटेदार तार लगाकर या अन्य साधन द्वारा। अंकन की 2 प्रमुख समस्याएं वर्णित सीमा की सही व्याख्या तथा अनभिज्ञ वातावरण में सर्वेक्षण है, क्योंकि सीमा के पश्चात उसका अनिश्चित वर्णन, अनेक जगह को नामों के संबंध में भ्रांतियाँ, अस्तित्वहीन वस्तुओं का वर्णन या समय के साथ परिवर्तन के कारण अनेक समस्याओं का जन्म होता है। इसका एक कारण यह भी है कि सीमा निर्धारण के तुरंत बाद ही जब अंकन नहीं होता तब बाद में अनेक समस्याओं को जन्म हो जाता है। आज भी विश्व की अनेक सीमाएं अंकित नहीं हैं और अंकित नहीं होने के कारण उनमें विवाद होते रहते हैं। जैसे भारत चीन सीमा विवाद भी इसी का उदाहरण है, अर्जेंटीना चिली सीमा विवाद इसका उदाहरण है। ठीक है, कोई किधर खिसका देता है, कोई किधर खिसका देता है। तो इस तरह से सीमाओं का अंकन जरूरी है। तो निश्चित रूप से आपको सीमा निर्धारण के विकास के जो सोपान है समझ में आए हुए, सीमा विकास के सोपान समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले निश्चय करो, फिर निर्धारण करो और फिर उसका अंकन करो। यानी निश्चय करने से मतलब है कि सबसे पहले फील्ड में जाकर वहाँ की भौगोलिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पूरा अध्ययन करो और उसको निश्चित करो कि हमें कहाँ कहाँ होकर सीमा करनी है। अब जो आपने निश्चय किया है उसको लिखित दस्तावेज में परिभाषित करो। अब जो आपने लिखित उसको रिकॉर्ड किया है, परिभाषित किया है, उसको आप क्या करो, एक्चुअल में उसको अंकन करो उसका, चाहे वो तार बांध के करो चाहे दीवार लगा के करो।
ओके, थैंक्स।